फिक्र में अब समय है 2 मिनट में चुनाव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में जीत के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ने जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि महाराष्ट्र में विकासवाद, सुशासन की जीत हुई है, सच्चे सामाजिक न्याय की जीत हुई है और झूठ फरेब छल बुरी तरह हारा है। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। एक्स पर लिखा, बाज की असली उड़ान अभी बाकी है। उन्होंने एक और बयान में कहा कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। सियासी पंडित अब इन 2 बयानों के मायने निकाल रहे हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने बयान दिया है कि आज रात या कल महाराष्ट्र का सीएम तय हो जाएगा। बीजेपी सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक 25 नवंबर को होगी और महाराष्ट्र में 26 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को 230 सीटें मिली हैं। 288 विधानसभा सीटों में महायुति ने करीब 80% सीटें जीत ली हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 47 सीटें मिली हैं। इन नतीजों पर उद्धव गुट के संजय राउत ने सवाल उठाया, कहा कि यह जनता का जनादेश नहीं है। यूपी में आज 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। इनमें से बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं, जबकि सहयोगी आरएलडी 1 सीट जीतती है। वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर विजय मिली है। चुनावी नतीजों के बाद सीएम योगी ने कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे पर जनता ने दिया जनादेश। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। 81 विधानसभा सीटों में गठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली है। यहां अब हेमंत सोरेन फिर से सीएम बन सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पोस्ट में लिखा, अब और मजबूती के साथ झारखंड के हक अधिकार के लिए काम करूंगा। वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने 6 लाख से अधिक वोट मिले। 4 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। वायनाड जीतने के बाद कहा, वायनाड की जनता ने मुझ पर जो भरोसा जताया उससे मैं अभिभूत हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार रहा है। विधानसभा की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में गईं। एक्टर अजाज खान का चुनाव हारना भी ट्रेंड कर रहा है। अजाज खान मुंबई की वर्सोवा सीट से चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में थे। उन्हें यहां सिर्फ 155 वोट ही मिले। उनसे ज्यादा नोटा को 1298 वोट मिले। बड़ी बात यह है कि एजाज खान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 56 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सब ताली बजा के अभिनंदन करेंगे। ताली बजा यही हमारा मंत्र है, एक है तो सेफ है। उन्होंने कहा कि हम समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे। एक अलग भारत का सपना लेकर मैं थकूंगा नहीं और निरंतर काम करता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद अदा किया, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा किया। जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय महाराष्ट्र में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, एक है तो सेफ है देश का महामंत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, जाति में बांटने की कांग्रेस साजिश नाकाम। प्रधानमंत्री ने कहा, जाति धर्म के नाम पर लड़ाने वालों को सबक। प्रधानमंत्री ने कहा, बांटने का एजेंडा चलाने वालों पर यह जीत जो है वो चोट है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसको इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे।
वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो आज प्रधानमंत्री मोदी को आपने अभी अभी सुना है। आप पीएम मोदी के इन बयानों से यह समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में बम्पर जीत से बीजेपी किस कदर गदगद है। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ चुनावी नतीजे झारखंड के भी आए हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। और यूपी और वायनाड में उपचुनाव भी आए हैं। तो जल्दी से आपको 9 पॉइंट्स में आज के नतीजों का निचोड़ दे देते हैं, फिर इनका बारी बारी से दिलचस्प विश्लेषण भी देखिएगा। सबसे पहले महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी में महाविकास आघाड़ी साफ हो गई है, आंकड़े ऊपर देखिए। फिर महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वर्ष 2014 में जो 122 सीटों का रिकॉर्ड था वो टूट चुका है। अजीत नतीजों में बड़े पवार बने। महाराष्ट्र में शरद पवार यानी साहेब की सत्ता काफी सिकुड़ गई है। महाराष्ट्र में जनता ने शिंदे सेना को ही असली शिवसेना माना है। आज के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में राज ठाकरे की सियासत को भी हाई वोल्टेज झटका लग गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की जोड़ी हिट रही। यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का बदला एसपी से उपचुनाव में ले लिया। वायनाड के उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से भी बड़ी जीत दर्ज की है। मतलब जो राहुल गांधी ने इस साल जीत दर्ज की थी उससे ज्यादा बड़ी जीत। और महाराष्ट्र से झारखंड तक मुफ्त फॉर्मूला सत्ता का सफल मॉडल बन गया। अब बिना देर किए सबसे पहले आपको 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों का विशेष रंग दिखाते हैं। इससे आपको दोनों ही राज्यों में जनता का मतदान मूड पता चलेगा। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली बंपर सीटों ने पूरे विपक्ष को चौंका दिया है। महायुति ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों से करीब 80% का स्ट्राइक रेट किया, यानी 80% सीटें जीतकर पूरे विपक्ष को चौंका दिया है। महायुति का रंग यहां आधे से ज्यादा हिस्से में दिखाई दे रहा है। तो वहीं झारखंड में सीन बिल्कुल उल्टा है। महाराष्ट्र में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी का यहां गठबंधन के आगे कोई जोर नहीं चला। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से करीब 70% सीटें जीतकर जेएमएम गठबंधन ने बीजेपी को सत्ता से कोसों दूर कर दिया है। झारखंड में जीत का बड़ा फैक्टर हेमंत सोरेन रहे। यही कारण है कि महाराष्ट्र में भगवा के उलट झारखंड में आधे से ज्यादा हिस्सा गठबंधन के नीले रंग में रंग गया। आपने महाराष्ट्र और झारखंड में जनता का मतदान मूड देख लिया। अब आपको दोनों ही राज्यों में जीत वाला स्कोर कार्ड दिखाते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं और महायुति का स्कोर कार्ड दिखाते हैं। महायुति में शामिल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने इस बार 145 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। बीजेपी ने इनमें से 133 सीटें जीत ली। हालांकि फाइनल डेटा जारी होने तक इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 94% है। महायुति में शामिल शिंदे की शिवसेना ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजे बताते हैं कि शिंदे की शिवसेना ने इनमें 57 सीटें जीत ली हैं, यानी शिंदे गुट की शिवसेना का स्ट्राइक रेट करीब 70% से अधिक है। महायुति में शामिल अजीत पवार की एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजे बताते हैं कि इनमें से 41 सीट पार्टी ने जीत ली है, यानी अजीत पवार की एनसीपी का स्ट्राइक रेट 70% है। अब महायुति के स्कोर कार्ड को थोड़ा और सरल करके दिखाते हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए होती हैं और बीजेपी 133 सीट जीतकर अकेले दम पर बहुमत से सिर्फ 12 सीटें दूर है, और वो भी तब जब उसने करीब 148 या 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी अकेले बीजेपी को ही महायुति में करीब 2.5 गुना सीटें मिल गई हैं। शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट की सीटें जोड़ने के बाद भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे अकेले मिलकर ही भारी बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं। बीजेपी और अजीत पवार अकेले मिलकर अच्छी खासी बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं। यानी ये महायुति का ये स्कोर कार्ड बता रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति सिर्फ चुनाव नहीं जीती है, बल्कि उसकी सुनामी आई है। लेकिन अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार गुट की एनसीपी शामिल है। कांग्रेस ने इस बार राज्य में सबसे ज्यादा 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 15 सीटें मिली। यूबीटी ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे सिर्फ 20 सीटें मिली।
शरद पवार गुट की एनसीपी ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सिर्फ 10 सीटें मिली। एक तरह से देखिए तो महाविकास आघाड़ी का लोकसभा चुनावी नतीजों के उलट सबसे खराब प्रदर्शन रहा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे अपर स्टूडियो में और दिखाते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। ये कौन से आंकड़े हैं, आइए जरा बताते हैं। प्लेट ऑन। ये चेहरे देखिए, यहां पर कहीं खुशी कहीं गम है। सबसे पहले मैं आपको जो आंकड़े वो दिखाते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में विरासत की, सियासत की। ये देखिए आदित्य ठाकरे वर्ली से, बल्कि ये खबर आ रही है जीत चुके हैं, आगे नहीं बल्कि जीत चुके हैं। अमित ठाकरे ये हार चुके हैं। अब ये सबसे ज्यादा फोकस था। एक उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे के हैं, दूसरे राज ठाकरे के हैं। इंटरेस्टिंगली ये जहां से खड़े हैं माहिम से, वहां से जो सज्जन चुनाव जीते हैं वो सदा जो हैं वो बकायदा शिवसेना शिंदे गुट के हैं, और वो एक जमाने में एमएनएस में भी रह चुके हैं। इस सब के बीच में मिलन देवड़ा की जो चुनौती है वो इनके आगे फेल हो गई। आदित्य ठाकरे की अगर बात की जाए तो खैर अधिक वोटों से हराया है। इसके बाद इस चुनाव में ठाकरे परिवार से एक और युवा मैदान में था, राज ठाकरे के बेटे, जिनके बारे में अभी हमने आपको दिखाया। लेकिन क्या हुआ वो परिणाम आपके सामने है। विरासत की सियासत में पूरे चुनाव के दौरान एक और सीट काफी ट्रेंडिंग रही, पवार परिवार की। पवार परिवार की बारामती सीट। बारामती सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां से अगर बात की जाए अजीत दादा पवार, उन्होंने 1,67,000 से चुनाव जीता था 2019 में। उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने ही वही सुप्रिया सुले को चुनाव लड़वाते थे, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से हारे उसके बाद बहुत कुछ था। उन्होंने अपने चाचा को चुनौती दी और उनके सामने उनका भतीजा खड़ा कर दिया गया। ये देखिए अजीत पवार, दिखाइए जरा। अजीत पवार को हराने के लिए शरद पवार ने अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को अपनी पार्टी से टिकट दे दिया और योगेंद्र के चाचा अजीत पवार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन नतीजे अजीत पवार के पक्ष में आए हैं। अजीत पवार ने भतीजे योगेंद्र पवार से 1 लाख से अधिक वोटों से बारामती का चुनाव जीता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस चुनावी दौर के दरमियान ही यह कहा गया कि अजीत पवार हमेशा सीरियस दिखाई देते हैं, हमेशा टेंशन में दिखाई देते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर अजीत पवार की मुस्कुराते हुए तस्वीरें सामने आने लग गई, क्योंकि अजीत पवार के लिए कहा जाता था कि ये अगर कहा जाए तो बैकरूम बॉयज की तरह पीछे से हमेशा मदद करते हैं, चुनाव लड़वाते हैं। इनका जो इंटरेक्शन जो है, पब्लिक इंटरेक्शन, वो हमेशा सीमित रहा है। लेकिन अंत में उन्होंने शरद पवार की रणनीति को फेल कर दिया और प्रचंड जीत हासिल कर ली है। वैसे प्रचंड जीत तो पूरी महायुति की हुई है और महाविकास आघाड़ी की बुरी हार हुई है। इस पर दोनों ही ओर से आज क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई, कैसे आपस में कहीं लड्डू खिलाए गए और कहीं मायूसी छाई रही, उस पर यह छोटी सी रील जरूर है। क्या खिला अमरावती बंडेरा में मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है। और महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ। जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। तूर्त मी महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगतोय की आपण निराश होऊ नका, खचून जाऊ नका। काही जण म्हणतात की हा ईव्हीएमचा विजय आहे, असूही शकतो, पण महाराष्ट्राच्या जनतेला हा निकाल मान्य असेल तर मग कोणीच काही बोलण्याची गरज नाही। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। हमको मालूम है क्या है ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। ईव्हीएमचा निर्णय मान्य आहे, मान्य आहे, मान्य आहे। को अपना काम चाहिए, जनता को
आपकी आलोचना नहीं सुननी है, जनता को आप किसको गाली दे रहे हैं, किसके ऊपर टीका कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए लोगों को। गद्दार शब्द का प्रयोग किया गया आप लोगों के लिए। अभी आज लोगों ने दिखा दिया उनको जगह, उनकी सही जगह जो है आज लोगों ने दिखा दी। महाराष्ट्र में कौन कौन से मुद्दे रहे, कौन कौन से नारे रहे जो चल गए, कौन कौन सी योजनाएं वोटरों के दिल में घर कर गईं, गठबंधन का क्या मैनेजमेंट रहा, क्या रणनीति रही जिसके बल पर महायुति को ऐतिहासिक बहुमत मिला, जबकि महाविकास अघाड़ी की सियासी जमीन खिसक गई। चुनावों में नारों का बड़ा जोर रहता है, लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। ये नतीजे तो यही बता रहे हैं कि इस बार भी यही हुआ है। तो सबसे पहले नारे से ही शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में दो नारों का बड़ा शोर था। पहला बटेंगे तो कटेंगे और दूसरा एक है तो सेफ है। ये वो नारे हैं जो आज तक ट्रेंडिंग है। जब नतीजा आए तो फिर चर्चा में थे। वैसे बटेंगे तो कटेंगे पर जब सहयोगियों और कुछ बीजेपी नेताओं ने ऐतराज जताया, ऐसा लगा कि शायद इससे गलत नैरेटिव सेट हो गया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है वाले नारे को पुश किया। बकायदा अखबारों में विज्ञापन छपवाए गए ताकि वोटरों के मन में कोई भ्रम न रह जाए। इसके अलावा बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक पर फोकस किया। एक है तो सेफ है के नारे के जरिए शायद यही संदेश दिया गया। इससे यह भी हुआ कि चुनाव जाति की जगह धर्म वाले फैक्टर पर आ गया और उस आधार पर सभी जातियों का वोट एकजुट हो गया। इन नतीजों में एक फैक्टर आरएसएस का भी रहा जो हमें नहीं भूलना चाहिए। संघ से जुड़े सभी 35 संगठन बीजेपी के लिए कैंपेन में दिन रात जुटे रहे। हिंदू वोटों को एकजुट करने के तहत संघ ने सजग रहो कार्यक्रम चलाया, बांग्लादेशी घुसपैठ के प्रभाव से अलर्ट किया और घर घर जाकर पर्ची के जरिए जाति छोड़कर बतौर हिंदू वोटिंग की अपील की थी। तालमेल बेहतर बनाए रखने के लिए संघ के पदाधिकारी भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में लगातार बने रहे। मतलब जाति को छोड़कर हिंदुओं पर पार्टी ने अपना ध्यान बरकरार रखा। कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो वहां भी एक है तो सेफ है का नारा बुलंद किया गया। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसको इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है एक है तो एक है तो। नारे के बाद आते हैं उन योजनाओं पर जो इस चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हुई। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा लाडकी बहन योजना का है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महायुति सरकार ने महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव से कुछ महीने पहले यह स्कीम लॉन्च की। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए उसके बाद अगस्त महीने में यानी कि अभी 2024 में इस योजना को लेकर आया गया जो वोटों में बोनस की तरह काम कर गई। असर सीधे महिला वोटरों पर पड़ा और इस योजना का क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई थी। कुछ ने कहा कि अजीत दादा पवार लेकर आए आइडिया, कुछ ने कहा यह देवेंद्र फडणवीस, कुछ ने कहा कि यह एकनाथ शिंदे की योजना है। इस योजना में 18 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की शुरुआत की गई और सरकार में लौटने पर यह रकम बढ़ाकर 2100 रुपए महीना करने का वादा किया गया। चुनाव से पहले 4 महीने के अंदर इस योजना की 5 किश्त की डिलीवरी भी कर दी गई और हर लाभार्थी के खाते में 7500 रुपए भी भेज दिए गए। अनुमान है कि 2 करोड़ 25 लाख महिलाएं यानी महिलाओं की कुल आबादी का 55% इस स्कीम के दायरे में आता है। इस असर को आप ऐसे समझिए कि 2019 के मतदान में महिला वोट 59% था जो इस बार बढ़कर
परसेंट हो गया, 65% उसके आंकड़े को पार कर गया। इसमें 6% का बड़ा इजाफा हुआ। जाहिर है जब खाते में नोटों की एंट्री होती है तो उसका असर कुछ इसी तरह दिखता है। अब देखना यह है कि इस रकम में 600 रुपए की बढ़ोतरी कब होती है। यह वादा चुनाव से पहले किया गया है। खैर, महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत का ताज अगर किसी एक दल के सिर बनता है तो वो है बीजेपी। बीजेपी ने इस चुनाव में न सिर्फ अपने सहयोगियों की अगुवाई की बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 2014 में बीजेपी ने 122 सीटें जीती थी। 10 वर्षों में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बार 133 सीटें जीत गई। 1990 के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल को इतनी सीटें मिल पाई हैं। 1990 में आखिरी बार कांग्रेस को 141 सीटें मिली थीं। उसके बाद से आज तक किसी भी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली थी। इस चुनाव के बाद भी ये रिकॉर्ड कांग्रेस के ही नाम है। 1990 के बाद सिर्फ 2 बार कोई दल 100 का आंकड़ा पार कर पाया था और दोनों बार बीजेपी ने ऐसा किया था। महाराष्ट्र में बीजेपी की इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो है देवेंद्र फडणवीस, जिनके जीतने के बाद पहले ही ट्वीट में एक है तो सेफ है लिखा हुआ था। भले ही महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से वही फ्रंट पर रहे। याद होगा जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था तो कहा था मैं समंदर हूं, वापस लौट कर आऊंगा। कोई बयान हो या विवाद, सब जगह देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला और प्रचार भी करते रहे। एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। बीजेपी के पास ज्यादा सीट होने के बाद भी उन्होंने सीएम पद न लेकर डिप्टी सीएम का पद स्वीकारा। बहुमत होने के बाद भी अजीत पवार को साथ लाए ताकि सरकार मजबूत बनी रहे। सरकार चलाने का लंबा अनुभव रखने वाले देवेंद्र फडणवीस की छवि बेदाग और हिंदूवादी नेता की है। जनता में वो लोकप्रिय हैं। ऐसे में 2019 में शिवसेना का साथ छोड़ने के बाद विधानसभा के अंदर दिए गए उस भाषण की खूब चर्चा हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। आज जब बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है तो उनके समर्थक उन्हें सीएम देखना चाहते हैं और उनके सीएम पद वाले पोस्टर भी लग गए। हालांकि सीएम के सवाल पर वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब मिलकर तय कर लेंगे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत, या एक चिराग कई आंधियों पे भारी। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं। बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। मैंने पहले ही कहा था मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रचार, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस। पूरी जीत के नायक देवेंद्र फडणवीस ने भी बहुत मेहनत की। 2-3 महीने कैसा गुजरा उनका? दिन रात कम पड़ते थे। मैं वही कहती हूँ कि 24 घंटे में से 36 घंटे काम होता था और हर एक को वो जुनून था, मिशन था कि हमने महाराष्ट्र के लिए ये कर दिखाना है और ये कर दिखाया उन्होंने। महायुति की जीत के कई फैक्टर हैं, गठबंधन के तौर पर भी और चेहरों के तौर पर भी। चुनाव के लिए बेहद सटीक प्लानिंग बनाई गई जिसमें एकनाथ शिंदे का फैक्टर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।
यह समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का भी आरोप लगा था। मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से भी महायुति का काम खराब होता दिख रहा था, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी महायुति की प्लानिंग कामयाब रही। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाए रखा। इसका कारण यह था कि शिंदे मराठा छत्रप है। मराठा प्राइड को कैश करने की बीजेपी की रणनीति काम कर गई। यही नहीं, बिना सीएम फेस के जनता के बीच जाने से यह संदेश गया कि शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शिंदे की कुर्सी पर बने रहने से मनोज जरांगे का मराठा आंदोलन वाला कार्ड भी नहीं चला। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 28% मराठा आबादी है। शिवसेना को कमजोर करने में शिंदे की बड़ी भूमिका रही है। एकनाथ शिंदे ने अकेले उद्धव गुट से करीब 3 गुना ज्यादा सीट जीतकर यह साबित कर दिया कि मराठा सम्मान के प्रतीक वही है, असली शिवसेना वही है। महायुति एक साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों को साधने में सफल रही। बीजेपी ने जहां हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक है तो सेफ है का सहारा लिया, लोकसभा सीट पर हार का ध्रुवीकरण वाला एंगल समझाया, वहीं एनसीपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करके जताया कि सरकार मुसलमान विरोधी नहीं है। यही नहीं, चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने मदरसों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ाकर भी हिंदू मुस्लिम एकता वाला संदेश दिया। शायद इसीलिए एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट को मुस्लिम वोट भी भर भर कर मिलते दिख रहे। अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो पार्टी ने शुरू से ही अपनी रणनीति में स्थानीय नेताओं को महत्व दिया। मतलब हरियाणा वाली रणनीति महाराष्ट्र में भी दोहराई। मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद नाराज चल रहे ओबीसी समुदाय को मनाने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सौंपा गया, जिसमें उनके साथ राज्य बीजेपी के नेताओं की टीम लगी रही। इनकी आबादी 38% है, जिनसे बीजेपी नेता लगातार संपर्क में रहे। बीजेपी किसानों तक पहुंचने में भी कामयाब रही। किसानों को फ्री बिजली, कर्ज माफी का वादा भी काम कर गया। इसके अलावा प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। महाराष्ट्र में 65% आबादी कृषि पर निर्भर है। इस चुनाव में एकनाथ शिंदे ने जहां यह साबित कर दिया कि शिवसेना के असली वारिस वही हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार ने भी यह साबित कर दिया कि एनसीपी के असली उत्तराधिकारी भी वही हैं। आज अपने भतीजे से चाचा शरद पवार को दूसरी बार बड़ी मात मिली है। पहली बार पिछले साल जब उन्होंने पार्टी तोड़ी थी, और आज न केवल बारामती बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अजीत पवार ने साबित कर दिया कि सूबे के पावरफुल पवार वही हैं। इसे आप नतीजों से समझिए। अजीत गुट जहां 41 सीटें जीत कर आया, वहीं शरद पवार गुट सिर्फ 10 सीटें जीतने में कामयाब रहा। यानी अजीत पवार अपने चाचा से 4 गुना ज्यादा सीट जीत गए। एक तरह से शरद पवार बड़ी मुश्किल से दिहाई का आंकड़ा पार कर पाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजीत पवार सिर्फ 50 से कुछ सीटों पर ज्यादा पर चुनाव लड़ रहे थे और शरद पवार 80 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी मतलब। इतनी बड़ी हार ने राजनीतिक दांवपेच के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले शरद पवार की चाणक्य वाली छवि को बड़ा झटका दिया। प्रचार के आखिरी चरण में शरद पवार की वो चेतावनी आपको याद होगी। उन्होंने कहा था, सबसे पंगा लेना लेकिन मुझसे मत लेना। लेकिन शरद पवार के भतीजे बीजेपी की छत्र छाया में रहते हुए उनसे पंगा ले चुके थे। उसका नतीजा आज सामने आया और अजीत पवार आखिरकार बड़े पवार बन गए। शरद पवार का पंगे वाला ये दांव भी नहीं चला। एक तरह से जनता ने शरद पवार को ही चेतावनी दे दी कि अजीत पवार से पंगा मत लेना। ये 83 वर्ष के साहिब की सत्ता के सिकुड़ने के संकेत भी। समय पे सब बराबर होगा। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है। अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलए को बुलाना पड़ता है, अपने अपने पार्टी का नेता चुनते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। फिक्र में महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव की फाइल खोलने का वक्त हो गया है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, झारखंड में बीजेपी के सभी चुनावी समीकरण फेल हो गए। झारखंड में सोरेन एक पावर कपल के तौर पर उभरे हैं। जेएमएम ने झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। यह पहली बार है जब झारखंड में कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। 31 जनवरी को पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने जिस तरह से पार्टी को संभाला और जोरदार प्रचार किया, आज उसकी चर्चा हर तरफ है। झारखंड के स्कोर बोर्ड की बात करें तो अब तक के आंकड़ों के हिसाब से झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 24 सीटें मिली हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को 56 सीटें, यानी बहुमत से 15 सीटें ज्यादा। इन चुनावी नतीजों की तुलना
इसी वर्ष हुए लोकसभा चुनाव से करें तो जेएमएम गठबंधन का वोट प्रतिशत भी बढ़ गया। लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 47% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत करीब 10% गिर गया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 37.4% वोट मिले। जेएमएम गठबंधन को लोकसभा चुनाव में करीब 36.5% वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में 44% वोट मिले, यानी सीधे 7.5% वोट का फायदा हुआ। अन्य को लोकसभा चुनाव में 7.5% वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में 18.6% वोट मिले। झारखंड बनने के बाद पिछले 24 वर्षों में झारखंड ने कुल 12 मुख्यमंत्री देखे। इनमें हेमंत सोरेन पहले ऐसे नेता हैं जिनको सबसे ज्यादा समय तक सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। हेमंत सोरेन ऐसे तीसरे नेता हैं जो अलग अलग समय में 3 बार सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं और वो बहुत जल्द चौथे मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। पहली बार कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने 13 जुलाई 2013 को सीएम की कुर्सी संभाली। 2019 में बहुमत आने पर हेमंत सोरेन दोबारा 29 दिसंबर को सीएम बने, लेकिन गिरफ्तारी की वजह से 31 जनवरी 2024 को पद छोड़ना पड़ा। फिर 5 महीने जेल में रहने के दौरान 28 जून को बेल मिलने पर उन्होंने 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार सीएम की कुर्सी संभाली और अब फिर उन्होंने झारखंड चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया। ऐसे में बहुत जल्द चौथी बार झारखंड के सीएम बन सकते हैं। लेकिन आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर हेमंत सोरेन ने झारखंड में वो क्या दांव चला। इसके आगे बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा फेल हो गए। झारखंड विजय में हेमंत सोरेन फैक्टर ने कैसे काम किया, आइए देखते हैं। सोरेन ने मैया सम्मान योजना लॉन्च की, जिसके तहत महिलाओं को हर वर्ष 12,000 रुपए दिए जा रहे थे। झारखंड में 51 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिला। बीजेपी के नारे के जवाब में सोरेन का बेटी माटी रोटी का नारा काम कर गया। हेमंत सोरेन ने करीब 2.25 लाख किसानों का 2 लाख तक का लोन माफ किया। हेमंत सोरेन ने किसान का बिजली का बिल माफ किया। इसके अलावा 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की। हेमंत सोरेन ने पत्नी के साथ मिलकर 200 चुनावी रैलियां की हैं। छोटे से छोटे गांव में जाकर पति पत्नी ने लोगों से वोट मांगे, जिससे लोगों के अंदर जो विश्वास है उनको लेकर वो बढ़ गया। वहीं हेमंत सोरेन के जेल जाने से सहानुभूति वोट मिला, जो कि बीजेपी पर बैकफायर कर गया।